प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन बताया था। उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन इसकी बात करेंगे हम लोग। कल हमने आप लोगों को श्रेणी क्रम संयोजन और उससे संबंधित दो महत्वपूर्ण नोट करवाया था, उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं n सेलें, माना n सेलें हमारी जो है इस चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, समांतर क्रम का मतलब होता है ऐसा क्रम जिसमें सभी सेलों के जो एक सिरे हैं, पहले सिरे हैं वो एक साथ जुड़े हों और दूसरे सिरे जो हों वो सभी दूसरे साथ जुड़े हों। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको हम लोगों ने प्रतिरोधों के संयोजन और संधारित्रों के संयोजन दोनों जगह पे देखा था। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग इस तरीके से करेंगे। मान लेते हैं n सेलें हैं जो कि चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। ठीक है, और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है, प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है बच्चों वो आपका है कैपिटल E। विद्युत वाहक बल है कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध सभी का स्मॉल r है, जो डॉट डॉट करके बनाए हुए। इसका मतलब इसी प्रकार से बहुत सारी सेलें जुड़ी होंगी और लास्ट में आपकी जो सेल होगी वो एनिमी सेल होगी। ओके, तो यहां से हो गया आपका ये। और सेलों को आप लोग इस तरीके से भी एक बंद बॉक्स के जैसा बना सकते हैं। ठीक है, डॉट डॉट करके ये सेलें होती हैं हमारी, इस तरीके से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लेनी है। मतलब किस प्रकार के सेलों को हम लोग समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ होता है, इसी को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसा कि हमने कल श्रेणी क्रम के लिए बताया था, ठीक वैसे ही आज समांतर क्रम के लिए भी देखना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी n सेलें समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ी गई हैं। समांतर क्रम का मतलब हमने आप लोगों को बताया कि सेलों के जो पहले सिरे हैं, सभी सेलों के जो पहले सिरे हैं वो सभी एक साथ, और सभी सेलों के जो दूसरे सिरे हैं वो सभी एक साथ जोड़े जाएंगे। तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ओके बच्चों, तो इन सेलों के साथ यहाँ पे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R भी जोड़ा गया है। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और इसको एक कुंजी के माध्यम से इसके दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया है। एक बार फिर से आप लोग समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे माना n सेलें चित्रानुसार समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं और जिनमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों? प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका कितना है? स्मॉल r है। ठीक है ना, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इन सभी सेलों के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। ठीक है ना, और एक कुंजी K भी जोड़ी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं धारा की जो दिशा है वो आपकी प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहाँ पे जो धारा आपकी प्रवाहित होगी वो ये प्लस सिरा है, सभी प्लस सिरे हैं। इस प्लस सिरे से होते हुए R से होकर जाते हुए माइनस सिरे की ओर जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा है बच्चों वो आपकी हो जाएगी
प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि इस तरीके से होकर के प्रतिरोध R से होकर गुजरेगी और इधर भी भाई धारा स्मॉल I प्रवाहित होगी। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सिंस सभी सेलें समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, सभी सेलें समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, इसलिए सभी सेलें समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, इसलिए जो विद्युत वाहक बल होगा वो आपका समान होगा। विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, सभी सेलों का या प्रतिरोधों का जो विभवांतर हुआ करता था वो समांतर क्रम के लिए क्या होता था, समान होता था, इसलिए इसका जो विभवांतर होगा यानी कि विद्युत वाहक बल यहाँ पे है, सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए सभी सेलों का परिणामी विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का परिणामी विद्युत वाहक बल बराबर आपका हो जाएगा कैपिटल ई के। कैपिटल ई क्यों लिख रहे हैं हम लोग बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में जब भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं या सेलें जोड़ी जाती हैं या फिर संधारित्र जोड़े जाते हैं, सभी के मध्य जो विभवांतर होता है वो समान होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे सेलें जोड़ी गई हैं, इसलिए सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहां से आपका बन जाएगा माना सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, माना सेलों के आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोधों का परिणामी, माना सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का परिणामी इस कैपिटल R1 है। मान लेते हैं सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है R सब दिया गया, n सेलें हैं, इन सभी n सेलों का जो परिणामी प्रतिरोध है हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि आपका कितना है बच्चों, कैपिटल R1 है। इसलिए क्या हो जाएगा, हम लोग लगाएंगे समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो यहां से आपका बनेगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो ऑन। कहां तक लेके जाना है, n तक लेके जाना है। तो ये आपका बन जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R को हम लोग अगर n टाइम्स प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा n/R। ठीक है ना। तो यहां से आपका इसको सीधा कर लेंगे, R1 इज इक्वल टू, इसको उल्टा करना पड़ेगा कि आपका बन जाएगा R/N। कहने का मतलब जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू हमें मिल गई है, वो कितना है, R/N है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे कुल प्रतिरोध। यहां पर लिख देना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। ओके, तो यहां से आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है बच्चों वो आपका है R/N और बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R के, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड में। तो ये आपका बन जाएगा R प्लस NR अपान में स्मॉल n, R प्लस NR अपान में स्मॉल n है। ये परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है हमारा आ गया है R प्लस NR अपान n, और परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो भी हमें मिल गया बच्चों। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा V/R होता है। तो V का मतलब E है, यहाँ पे E लिख देना है, और R की जगह पर कितना है, R प्लस NR अपान में N है। N चला जाएगा आपका ऊपर, ये आपका बन जाएगा I इज इक्वल्स टू NE अपान में R प्लस NR।
तो ये आपका आ गया है, जब भी n सेलें आपकी दिख रहा होगा आपको, जब भी n सेलें आपकी समांतर क्रम में जोड़ी गई हों तब के लिए जो आपकी परिपथ में प्रवाहित धारा है वो कितना होती है, I इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, I इज इक्वल्स टू होता है R प्लस यानी अपान में R प्लस एन आ रहे हैं। ओके, तो ये परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा की परिणामी धारा का मान है ये। उसके बाद हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे नोट देखा जाएगा और वहां पे समझते हम लोग किस प्रकार की सेलें हम लोग समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और जोड़ने के पश्चात उसको समांतर क्रम में जोड़कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो हमें केवल मिला है समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा। ओके, अब आइए देखते हैं। अब यहां से आपका बन जाएगा, नोट लिख सकते हैं। नोट आपका पहला होगा, यहां से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यदि मान लीजिए अगर आपका जो बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध आपका काफी बड़ा हो आंतरिक प्रतिरोध से, तो क्या होगा, एनआर जो होगा आपका, यानी कि एन कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी स्मॉल आर से काफी ज्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि आर का मान ही काफी ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो और बड़ा मान मिल जाएगा। तो हम लोग स्मॉल आर को क्या कर सकते हैं बच्चों, नगण्य किया जा सकता है। स्मॉल आर को नगण्य किया जा सकता है, ठीक है। तो स्मॉल आर को हम लोग नगण्य कर देंगे, इसलिए यहां से आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर आपका बनेगा एन ई अपान में आर को छोड़ देना है, एन आर को लिख लेना है। तो ये आपका बन जाएगा एन ई अपान में एन आर, एन से एन हो जाएगा आपका कैंसिल। यहां से आपका मिल गया परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर ई अपान आर के। यहां से थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि परिपथ में प्रवाहित जो वैद्युत धारा है उसकी वैल्यू कितना आ रही है, ई अपान आर आ रही है। और ई अपान आर आने का मतलब ये है बच्चों कि उस परिपथ में जो प्रवाहित कुल धारा है, ई बाई आर का मतलब एक सेल के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे V बाई आर होता है, ठीक वैसे ही ई बाई आर है। इसलिए ई बाई आर का मतलब एक सेल के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, और एक सेल के द्वारा प्रवाहित होने वाली जितनी धारा है वही उतनी धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये है चाहे जितनी सेलें हम लोग इस प्रकार की जोड़ दें जिसमें जो बाह्य प्रतिरोध है उसके आंतरिक प्रतिरोध से काफी ज्यादा हो, तो इस प्रकार की सेलें हम लोग समांतर क्रम में जोड़ करके धारा के मान को इंक्रीज नहीं कर सकते, आई मीन उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जब भी वैद्युत धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त नहीं होगा तो इस प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि सेलें जोड़ी ही इसलिए जाती हैं क्योंकि वैद्युत धारा का मान हम लोग बढ़ा सकें। परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसके कारण समांतर क्रम में ऐसी सेलें जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा जिनमें उनका जो आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो। ओके, आइए हम लोग दूसरी, यहाँ पे नीचे आपको लिख लीजिएगा। अतः स्पष्ट है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा वो उसमें एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के मान के बराबर है, जिसके कारण इस प्रकार के सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वैद्युत धारा का मान बढ़ा हुआ प्राप्त नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 में इसी का अपोजिट हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिखाया जाएगा यदि R काफी बड़ा हो कैपिटल R से, तो एनआर को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एनआर को नगण्य किया जा सकता है। एनआर को हम लोग छोड़ सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एनआर को नगण्य किया जा सकता है। एनआर को आप लोग नगण्य कर सकते हैं, एनआर को छोड़ दीजिए। एनआर को छोड़ेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल्स टू एन ई
अपान में स्मॉल आर, कहने का मतलब आई बराबर एन इंटू ई बाई आर। ई बाई आर का मतलब है एक सेल के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, जबकि यहाँ पे एन आगे लगा हुआ है। इसका मतलब है अगर एक सेल जोड़ेंगे तो एक ई बाई आर आएगा, अगर दो सेल जोड़ेंगे बच्चों तो दो ई बाई आर आएगा, तीन सेल जोड़ेंगे तीन ई बाई आर आएगा। कहने का मतलब जितनी सेलें हम लोग जोड़ते जाएंगे उसी क्रम में वैद्युत धारा का मान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हमें वैद्युत धारा के मान को बढ़ाने के लिए ही सेलों को जोड़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे वैद्युत धारा जो है वो एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर नहीं आ रही है, बल्कि जितनी भी सेलें हम लोग जोड़ते चले जाएंगे उसी क्रम में उन सेलों द्वारा प्रवाहित होने वाली जो परिणामी धारा है उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की सेलें जिनका आंतरिक प्रतिरोध वाह्य प्रतिरोध से काफी ज्यादा हो, ठीक है, या वाह्य प्रतिरोध से कई गुना ज्यादा हो, तो उस प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर वैद्युत धारा का मान बढ़ाया जा सकता है। अतः ऐसी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे दो कंडीशन आप लोगों को देखने के लिए मिली हैं। पहली कंडीशन में आप लोगों को बताया गया कि यदि वाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा होगा तो इस प्रकार की सेलों के द्वारा जो प्रवाहित परिपथ में कुल धारा है वो एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के मान के बराबर हो रही थी, जिसके कारण इस प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं हो रहा था। बात समझ आ रही है? इसी का अपोजिट हमने आप लोगों को बताया, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान वाह्य प्रतिरोध से कई गुना ज्यादा होगा तो एनआर को हम लोग नगण्य कर दिए थे, और एनआर को नगण्य करने के पश्चात हमारी जो परिपथ में प्रवाहित धारा आई है वो एक सेल के द्वारा प्रवाहित धारा के मान के बराबर नहीं है, बल्कि जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी ठीक वैसे वैसे ही वैद्युत धारा का मान यानी उस परिपथ में प्रवाहित धारा का जो परिणामी मान है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अतः इस प्रकार की सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इतना आप लोग पढ़ेंगे, बाकी की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको ढंग से समझ करके अपनी नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है ना? वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।